ओके चलें, दैट्स गुड। ओके चलें भाई, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। कल की क्लास में हमने पढ़ा था हीमोडायलिसिस के बारे में, और मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि भाई कौन डिफरेंशिएट करेगा हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस में। ये आप लोगों का होमवर्क था, तो कोई करके लेके आया या नहीं? यस, कोई करके लेके आया या नहीं? वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही बेटा, अपना रिफ्रेश कर लो आप। बाकी लोगों को आवाज़ आ रही मेरी? ओके, बाकी लोग बताएं, आवाज़ आ रही मेरी? ओके चलें चलें, दैट्स गुड। सहर सलीम, ओके ऑडिबल, चलें दैट्स गुड। सो यस, कल मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि पेरिटोनियल डायलिसिस और रीनल डायलिसिस, हीमोडायलिसिस के बीच में डिफरेंशिएट करना है। तो चलें भाई, हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। कल हमने एक डायलिसिस की डिटेल में डिस्कशन कर ली थी कि व्हाट इज हीमोडायलिसिस। नाउ कमिंग टुवर्ड्स पेरिटोनियल डायलिसिस। तो पेरिटोनियल डायलिसिस नाम से ही क्लियर है कि हमारी जो पेरिटोनियल कैविटी होती है ना, जो पेरिटोनियल कैविटी होती है, ठीक है, यहाँ पे देखो पेरिटोनियल लाइनिंग और पेरिटोनियल कैविटी नजर आ रहा होगा। तो ये पेरिटोनियल कैविटी जहाँ पे नीचे किडनीज होती हैं, और ये हमारा क्या नाम है, ये एब्डोमिनल रीजन के जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक कैविटी होती है विच इज कॉल्ड पेरिटोनियल कैविटी। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायलिसिस का जो प्रोसीजर है वो पेरिटोनियल कैविटी में करते हैं, ठीक है। हीमोडायलिसिस में तो हम ब्लड बॉडी बॉडी से बाहर निकाल के मशीन में डालते हैं, वो हमें डायलिसिस करके देता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो डायलिसेट होता है, डायलिसेट को हम क्या करते हैं, इस पेरिटोनियल कैविटी में डाल देते हैं। और इस पेरिटोनियल कैविटी के पास से क्या हो रहा होता है, यहाँ से आपको पता ही नीचे एक बड़ी आर्टरी जा रही होती थी, ब्लड की बहुत बड़ी आर्टरी जा रही होती है, एरोटा। यहाँ पे ब्लड की कैपिलरीज भी बहुत अच्छी खासी होती हैं एब्डोमिनल रीजन के अंदर। आर्टरीज का भी बहुत अच्छा नेटवर्क होता है। और यहीं पे आप लोगों ने क्या कर दिया, डायलिसेट डाल दिया, ठीक है। अब डायलिसेट से चीजें क्लीन अप होंगी, और यहाँ से वापस दोबारा से जो यूज डायलिसेट होगा वो, और वहां से बाहर निकल के, ठीक है, यस, यहाँ से डायलिसेट आएगा, यहाँ से ब्लड को क्लीन करेगा, और वापस से यहाँ से बाहर आ जाएगा आउटफ्लो। और इधर से हमारे पास एक रिसीवर वो लगा रहेगा, बैग लगा रहेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, ये सॉल्यूशन का बैग है, वही डायलिसेट है। डायलिसेट से आपने क्या किया, अंदर सॉल्यूशन लिया पेरिटोनियल कैविटी में। पेरिटोनियल कैविटी में बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, सारी कुछ हैं, ठीक है। बेटा यहाँ से क्या किया, बैग में हमारे पास डायलिसेट भरा हुआ है। डायलिसेट से क्या किया, हमने सॉल्यूशन को इंसर्ट कर दिया, कौन सी कैविटी के अंदर, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, ठीक है। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर कर दिया। अब पेरिटोनियल कैविटी में ऊपर से बड़ी बड़ी आर्टरीज जा रही होती है ना, एक बड़ी एरोटा जा रही होती है, वेन्स जा रही होती हैं, बहुत सारी कैपिलरीज का नेटवर्क होता है इस पेरिटोनियल के अराउंड, ठीक है। जो बहुत सारे नेटवर्क होता है, तो अब क्या होता है, अब हमारे पास क्या होता है डायलिसेट के अंदर, यहाँ देखिए पेरिटोनियल, हमने क्या किया, पेरिटोनियल कैविटी में क्या कर दिया, पेरिटोनियल कैविटी में हमने डायलिसेट को पहुंचा दिया, ठीक है। अब पेरिटोनियल कैविटी में डायलिसेट को पहुंचा दिया। अब एक साइड पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे, सॉरी, यस, यहाँ पे एक साइड पे मेरे पास क्या है, एक साइड पे डायलिसेट है, ठीक है। डायलिसेट को दूसरे कलर से हम लिख लेते हैं, ओके। ये हमारे पास क्या है, डायलिसेट है। एक साइड पे हमारे पास क्या होगा, डायलिसेट होगा। ये डायलिसेट कहाँ है हमारे पास, ये पेरिटोनियल कैविटी के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। और इधर से ब्लड की बहुत बड़ी बड़ी आर्टरीज जा रही होती हैं, ठीक है, ब्लड की आर्टरीज जा रही होती हैं। अब क्या होता है, ये डायलिसेट जैसे ही इनके कांटेक्ट में आता है, तो ब्लड के अंदर जो ब्लड की आर्टरीज हैं या वेन्स हैं, उनके अंदर हमारे पास क्या है, उनमें जाहिर सी बात है, उनमें यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारी चीजें या ज्यादा है, नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा है। तो क्या होगा, डायलिसेट के कांटेक्ट में जैसे ही आएंगे, इन ब्लड वेसल्स में से यूरिया, यूरिक एसिड, ये हार्मफुल पैथोजेंस निकलेंगे, सॉरी, हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट निकलेगा, ठीक है, ब्लड वेसल्स में से आएगा, और पेरिटोनियल कैविटी के डायलिसेट में आ जाएगा, ठीक है। इन ब्लड वेसल से करते करते डायलिसेट में आ जाएगा, और डायलिसेट को फिर अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, बॉडी में से बाहर ड्रेन आउट कर देंगे। तो ये वाला प्रोसीजर ऐसा होता है, ठीक है। हमने क्या किया, डायलिसेट को इंसर्ट किया, डायलिसेट डायलिसेट को अंदर अंदर इंसर्ट किया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स का जाल होता है। उससे क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट डायरेक्ट ब्लड में से पास आउट होके
पेरिटोनियल कैविटी के डायलिसिट में आ जाता है, और फिर उस डायलिसिट को हम बॉडी में से बाहर निकाल लेते हैं एक दूसरे ड्रेनेज बैग के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे प्लस ब्लड क्लीन हो जाता है। अब यहाँ पे ये वाला जो तरीका है ना, इसमें हमें, वालेकुम अस्सलाम तहीरा, वालेकुम अस्सलाम जहीरा, वेलकम। इस वाले प्रोसीजर में हमारे पास क्या होता है कि इस वाले प्रोसीजर में हमें ब्लड को बॉडी में से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सिर्फ क्या करना पड़ता है, यहाँ पे देखिए इस वाली स्लाइड में, जस्ट हमें थोड़ा सा बस ये देखिए इंसिजन दे दिया, ये छोटा सा ना 0.5 या 1 सेंटीमीटर का एक छोटा सा इंसिजन दे दिया। यहाँ से हम क्या करेंगे, डायलिसिट को पुट करेंगे पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। ठीक है, तो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इस डायलिसिट को पुट कर दिया। उसके बाद क्या होगा, जब डायलिसिट इधर से जाएगा तो वहां से जब क्लीन अप हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी देर के बाद, आधा घंटा 40 मिनट के बाद दोबारा से हम डायलिसिट को निकालते हैं। तो यस, डायलिसिट में से फिर उस डायलिसिट में नाइट्रोजनियस वेस्ट सारा बाहर निकल जाता है। तो ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये आप घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो प्रोसीजर है पेरिटोनियल डायलिसिस का, ये घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, पेरिटोनियल डायलिसिस घर पे भी हो सकता है। और दूसरा ये, इसमें आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, आपको ब्लड निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप इसको ना पेरिटोनियल डायलिसिस को करके आप जो है वो पेरिटोनियल डायलिसिस को करते वक्त जो बैग होता है ना, जो ये डायलिसिट का वो होता है, एक बार आपने पुट कर दिया, ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद निकालना है, तो वो बैग को आप यहाँ पुट भी कर सकते हैं। ठीक है, और अपना नॉर्मल कोई काम भी कर सकते हैं, शादी अटेंड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसी तरह से जो ट्यूब्स है ना, उससे क्या किया, इंसर्ट कर दिया। नहीं नहीं, घर पे ही करते हैं ये वाला प्रोसेस, डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं, गाइड करते हैं। तहीरा, हमने जस्ट ये डिस्कस किया है अभी कि व्हाट इज पेरिटोनियल डायलिसिस। तो पेरिटोनियल डायलिसिस इज नथिंग बट, अगेन ये भी उसी तरह का प्रोसेस है, इसमें भी डायलिसिट यूज होता है। बस इसमें क्या होता है, जो पेरिटोनियल कैविटी होती है ना यहाँ पे हमारी, उस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ये प्रोसेस होता है। वालेकुम अस्सलाम लाइबा, लाइब्रेरी, यू आर टू लेट, निकल जाओ क्लास से बाहर, आपकी पनिशमेंट है। अब आपको जो है वो मुर्गी बन जाओ। सॉरी डजंट मेक अ डेड मैन अलाइव। ठीक है, हम पाकिस्तानी की सबसे बड़ी गलती, पहले गलती करो बाद में सॉरी बोलो। ओके, जस्ट किडिंग। यहाँ देखें, लाइबा, लाइब्रेरी देख लो, तहीरा सुन लो। अब पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है, सेम ये भी हीमोडायलिसिस की तरह ही होता है, लेकिन इसमें हम ब्लड को बॉडी में से बाहर निकालते नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डायलिसिट जो होता है उसको हम इनपुट करते हैं कहाँ पे, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। ठीक है, ये देखिए नीचे आप लोगों को लिक्विड नजर आ रहा होगा पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। तो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर हम लिक्विड पुट कर देते हैं, डायलिसिट पुट कर देते हैं। अब डायलिसिट पुट करते हैं ना, तो यहाँ पे इस वाले रीजन के अंदर बहुत रिच सप्लाई होती है ब्लड की, क्योंकि यहाँ से एरोटा भी जा रही होती है नीचे, बहुत सारी आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज का अच्छा खासा नेटवर्क होता है, तो अच्छा खासा ब्लड फ्लो करता है इस तरफ। ठीक है, तो अब होता क्या है, अगेन वही सेम प्रिंसिपल है। अब ब्लड वेसल्स में से क्या होगा, ब्लड वेसल्स में से जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होगा वो आएगा, और वो हमारे डायलिसिट में शामिल हो जाएगा, जो पेरिटोनियल डायलिसिस में डायलिसिट हमने भरा हुआ है उसमें आ जाएगा। यहाँ से जैसे ही ब्लड वेसल्स में से ब्लड पास आउट हो रहा होगा, वहां से क्या होगा, ब्लड आएगा पेरिटोनियल कैविटी के डायलिसिट में शामिल होगा। ठीक है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वैसे ही डिफ्यूजन की तरह काम होगा। ठीक है, तो सेम वैसे ही काम हो रहा है जैसे हमारे पास पेरिटोनियल हीमोडायलिसिस में हो रहा है, बट यहाँ पे कहाँ हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है ये प्रोसेस, हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को। अब इस प्रोसेस के एडवांटेजेस क्या हैं भाई, तो इस प्रोसेस के एडवांटेजेस ये हैं, नंबर वन, कि ये आपको घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नंबर वन। दूसरी चीज, ये वाले प्रोसेस में आपको कोई ट्रेंड पर्सन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, एक बार डॉक्टर ने इंसिजन देना है, आपने बस उसमें पुट करना है, डायलिसिट निकालना है, डालना है, निकालना है। ठीक है, तो ट्रेंड पर्सनल की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तीसरा ये है कि ये प्रोसेस जो है वो आप घर पे कर सकते हैं, और कोई फंक्शन है घर पे, लेट से शादी है, ईद है, कुछ भी है, तो वो फंक्शन या नॉर्मल काम भी अपना कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल काम भी कर सकते हैं आप अपना। ठीक है, चौथा इसका एडवांटेज क्या है, कि हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हॉस्पिटल जाने की जरूरत
नहीं पड़ती आपको, हॉस्पिटल नहीं जाना आपने, ठीक है। पांचवी चीज क्या है कि हॉस्पिटल नहीं जाना। अब हॉस्पिटल नहीं जाना तो हॉस्पिटल वाले जो इन्फेक्शन है, हॉस्पिटल वाले जो इन्फेक्शंस हैं वो भी आपको नहीं होंगे, क्योंकि हॉस्पिटल जा ही नहीं रहे, तो हॉस्पिटल वाले इन्फेक्शन नहीं होंगे आपको। सिक्स एडवांटेज ये है कि हॉस्पिटल में जो डिजीजेज हो सकती हैं आपको, ब्लड की, एड्स, एचआईवी या इस तरह की कुछ चीज अगर मतलब पहले किसी ने यूज किया हुआ है और कोई ब्लड डिजीज, तो ये भी नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा और एडवांटेज क्या है इसका, और ये है कि ब्लड कैपिलरीज को, सॉरी ब्लड वेसल्स को और सेल्स को जो माइक्रोस्कोपिक इंजरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स एंड सेल्स को जो माइक्रोस्कोपिक इंजरीज होती हैं वो भी नहीं होंगी, माइक्रोस्कोपिक इंजरीज नहीं होंगी, ठीक है, नहीं होंगी माइक्रोस्कोपिक इंजरीज। तो इसके इतने सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये टेक्निक बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। बेस्ट तरीका है लेकिन ये इतना एफिशिएंट नहीं है, ठीक है, ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। जैसे कल हमने हीमोडायलिसिस पढ़ा था ना, कि एक दिन में 4-5 घंटे दे दो, हीमोडायलिसिस करा लो, तो आपको जो है वो क्या करना है फिर, एक दिन में इतना प्रोसेस करा लो तो आप फिर 3-4 दिन तक फ्री, ठीक है, 3-4 दिन तक रह सकते हैं। लेकिन इस वाले प्रोसेस में ये आपको डेली करना पड़ता है, और कभी कभी दिन में 2 बार करना पड़ता है, सुबह शाम सुबह शाम। तो इसलिए यह प्रोसेस ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। जो पेरिटोनियल डायलिसिस है वो आपको डेली करना पड़ता है, ठीक है। तो यही इसका बहुत बड़ा लूप होल है कि ये एफिशिएंट नहीं है, ठीक है, वो वाला एफिशिएंट है। अब कुछ नेफ्रोलॉजिस्ट के करीब हीमोडायलिसिस अच्छा है, और कुछ नेफ्रोलॉजिस्ट के करीब पेरिटोनियल अच्छा है। अब आप लोग बताएं कौन सा अच्छा है, हीमो अच्छा है या ये पेरिटोनियल वाला अच्छा है। एक्सपेंसिव, हीमोडायलिसिस इज डेफिनेटली एक्सपेंसिव। हीमोडायलिसिस हॉस्पिटल में होता है, उसके लिए मशीन चाहिए, उसके लिए सारा कुछ चाहिए, तो हीमोडायलिसिस एक्सपेंसिव, ठीक है। देखें हीमोडायलिसिस इज बेटर बट कॉस्टली, लेकिन उसके साथ और भी डिसएडवांटेजेस, हॉस्पिटल एक्वायर्ड डिजीजेस, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, माइक्रोस्कोपिक इंजरीज टू द सेल, माइक्रोस्कोपिक इंजरीज टू द ब्लड वेसल्स, ये सारी चीजें भी हैं ना उसके साथ। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पेरिटोनियल डायलिसिस इज गुड, तो यस, एक तरह से। मेरी नज़र में कौन सा अच्छा है भाई, मेरी नज़र में एज फार एज एफिशिएंसी इज कंसर्न तो हीमोडायलिसिस इज बेस्ट। लेकिन आपको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से, इन सारी चीज़ों से बचना है, तो देन पेरिटोनियल इज द बेस्ट, ठीक है। और पेरिटोनियल का एक ये एडवांटेज है कि देखो आप घर पे कर सकते हो ना, आपको कोई फंक्शन करना है, कोई भी चीज़ मतलब पार्टिसिपेट करना है उसमें, तो इसमें ही आप ये चीज़ कर सकते हो साथ साथ में, ठीक है। तो खैर आपको हर दिन जैसे दवाई लेनी पड़ती है सुबह शाम, तो ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन इतना मतलब ऐसा तो सही है कि मतलब हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, टाइम बचेगा, कॉस्ट बचेगी, घर पे आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला प्रोसेस रिलेटिवली मैं इसको मतलब थोड़ा सा प्लस पॉइंट्स दूंगा, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है हर एक पर्सन की कंडीशन के हिसाब से। पेशेंट खुद हाँ कर सकता है बिल्कुल, डायलिसिट डालना है, और तो कोई क्या करना है, ये देखो यहाँ से नोजल लगी हुई है, यहाँ से जस्ट डायलिसिट पुट करना है बस। बस ये इंसिजन जो है ये पहले से डॉक्टर बना के देता है आपको, तो बस इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। बस सिंपल आपने डायलिसिट पुट करना है इसके अंदर, बस दैट्स इट, बस। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को, यहाँ तक क्लियर है पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में, हीमोडायलिसिस पेरिटोनियल डायलिसिस क्लियर है, ठीक है। चलें, दैट्स गुड, ओके। सो होप सो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब हम ना टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स, एक मैंने ये चीज़ स्किप कर दी थी, ये हम नहीं पढ़ सके, तो हम नेफ्रॉन्स की टाइप्स ज़रा पढ़ लेते हैं कि नेफ्रॉन की कितनी टाइप्स होती हैं, एंड देन फिर हम बात करेंगे कुछ लिवर के ऊपर, और किडनी वाली चीज़ फिर ख़त्म हो जाएगी, फिर हम लिवर की बात करेंगे और बाकी चीज़ों की बात करेंगे।
ओके, सो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स की बात की जाए तो नेफ्रॉन्स हमारे पास ना दो टाइप्स के होते हैं। किसी को पता है दो टाइप्स के नेफ्रॉन कौन से होते हैं? नेफ्रॉन की दो टाइप्स कौन सी होती हैं? मैंने स्लाइड में इंक्लूड किया हुआ है। यस, कौन सी दो टाइप्स होती हैं? यस, एनीवन, कौन बताएगा? यस, कौन बताएगा नेफ्रॉन की दो टाइप्स? नेफ्रॉन की दो टाइप्स, नेफ्रॉन दो टाइप्स के होते हैं ना हमारी किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स। कॉर्टिकल, ओके, वेरी गुड। मेजरबिन कहाँ से छापा? हाँ, एक कॉर्टिकल है और स्लाइड शो नहीं हो रही। वेरी गुड, शाबाश। और दूसरा प्रोनाउंसिएशन? ओके, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देख लें जल्दी से, रिफ्रेश कर रहा हूँ। यस, नेफ्रॉन की दो टाइप्स, ये रहा टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। ओके, यस, तो नेफ्रॉन की जो दो टाइप्स होती हैं हमारे पास। सो यस, नाउ नाउ ऑडिबल, विजिबल, आवाज आ रही है? ओके, चलें, गुड। सो हमारे पास ना दो टाइप्स के नेफ्रॉन होते हैं। एक हमारे पास होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। एक नेफ्रॉन हमारे पास क्या होता है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और एक हमारे पास होते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। कितनी टाइप्स है नेफ्रॉन्स की? दो टाइप्स, कॉर्टिकल। तहीरा विजिबल नहीं है? जहीरा, चलें, ओके। सो एक हमारे पास है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा है हमारे पास जेक्स्टा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब देखते हैं जरा ये जक्स्टा मेडुलरी और कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में क्या फर्क है। सो हमारे पास दो टाइप्स के नेफ्रॉन्स होते हैं, एक कॉर्टिकल और एक जक्स्टा मेडुलरी। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं ना हमारी किडनी का लगभग में 70 टू 80% पार्ट बनाते हैं, ठीक है। 70 टू 80%। हमारी किडनी में 70 टू 80% जो नेफ्रॉन होते हैं वो कौन से होते हैं? वो ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। और 20 से 30% जो है वो हमारे पास जेक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। कितने से? 20 से 30%। ठीक हो गया। अब जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ना, नाम से ही क्लियर आ रहा है। हमारे पास किडनी के कितने रीजन्स थे? किडनी के कितने रीजन्स थे हमारे पास? दो रीजन्स थे, राइट। एक रीजन था हमारा, ऐसे कट लगाओ तो दो रीजन्स थे। एक बाहर वाला रीजन विच इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स, और एक अंदर वाला रीजन विच इज कॉल्ड मेडुला। तो दिस इज मेडुला, ठीक है। मैं सिर्फ एम लिख देता हूँ मेडुला के लिए, और यहाँ पे सी फॉर कॉर्टेक्स। तो यहाँ से बाहर वाला जो पोर्शन है ना, बाहर, दिस इज कॉर्टेक्स। बाहर का जो लाइटर रीजन है, अंदर का जो डार्कर रीजन है। तो बाहर का आउटर रीजन जो है वो कॉर्टेक्स, और अंदर का जो डार्कर रीजन है वो मेडुला। अब वो नेफ्रॉन जो सिर्फ और सिर्फ कॉर्टिकल रीजन में पाए जाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इस रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं। और मेजॉरिटी किडनी में जो है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ही होते हैं। और वो नेफ्रॉन्स जो जिनका हमारे पास जो बूमन्स कैप्सूल और वो होता है, वो होता तो कॉर्टिकल रीजन में, और ये अंदर आते हैं डीप, कहाँ आते हैं? लूप ऑफ हिनले में। सॉरी, कॉर्टिकल नेफ्रॉन सबको क्लियर है ना कि व्हाट इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन? वो नेफ्रॉन सिर्फ जो सिर्फ और सिर्फ कॉर्टिकल रीजन के अंदर पाया जाएगा, इस वाले रीजन के अंदर। अच्छा, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं उनका लूप ऑफ हिनले छोटा होता है, उनका साइज भी छोटा होता है और लूप ऑफ हिनले भी छोटा होता है। नहीं, स्लाइड जूम नहीं हो सकती, ठीक है। स्लाइड जूम हो सकती है लेकिन आप लोगों को शायद नजर ना आए। आ रहा है नजर?
ओके ओके, चलें हेयर छोड़े। जूम नहीं होगा, जूम नहीं होगा, मैं आप लोगों को जूम वाला मुझे ही शो होगा, आप लोगों को शो नहीं होगा। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का साइज छोटा होता है, ठीक है। जो कॉर्टिकल्स नेफ्रॉन होते हैं वो छोटे होते हैं साइज में। भाई यहाँ देखें, जस्ट हमारे पास किडनी के दो डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं। मैं जस्ट एक सेकंड डायग्राम बना के दिखा देते हैं आप लोगों को। हमारे पास किडनी के दो डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं ना, एक बाहर वाला रीजन ये विच इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, एक अंदर वाला रीजन विच इज मेडुला, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा ज़रा एक वो कौन सा बना लेने दें, ठीक है, जो हमारे पास एक मेडुला को रिप्रेजेंट करता है। यस, यहाँ हमारे पास कुछ ये एक आ गया। इनफैक्ट वेट अ मिनट, यस, इस यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक आ गया पायरामिड, ठीक है। अज्यूम करो ये एक लाइन है, इससे बाहर ये वाला रीजन जो है वो किसका है? ये किडनी का एक स्लाइस है, किडनी का एक वो है विच इज कॉल्ड रीनल पायरामिड, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम शिजान, वेलकम। कितना लेट आए आप, कहाँ गायब थे? ओके, सो यहाँ ये वाला रीजन हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कॉर्टेक्स वाला रीजन है, और ये इनर वाला रीजन जो है वो कौन सा है? वो मेडुला वाला रीजन है। अब हमारे पास जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं ना, उनका जो हमारे पास बूमेंस कैप्सूल और ये होता है ना, ये पूरा का सारा सिस्टम जो है वो कहाँ होता है? ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो कॉर्टेक्स के अंदर रहता है। आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो हेलो, ऑडिबल विजिबल, आवाज आ रही है मेरी? बेटा आवाज क्लियर है मेरी, ठीक है। तो जो हमारे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं, उनका वो साइज में छोटे होते हैं, और वो पूरा का पूरा ना हमारे पास कौन से रीजन में होते हैं? कॉर्टेक्स वाले रीजन में होते हैं, इसीलिए उन्हें हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो इनका लूप ऑफ हिनले सब कुछ, बूमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, सब कुछ लूप ऑफ हिनले इधर ही होता है, कॉर्टेक्स वाले रीजन में। तो दीज आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और कुछ नेफ्रॉन ऐसे होते हैं कि इनका लूप ऑफ हिनले जो होता है, लूप ऑफ हिनले वो बहुत बड़ा होता है। अज्यूम करो ये इसका उस वाले नेफ्रॉन का क्या है? बुमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस है, मल्फिजन बॉडी है। उनका जो लूप ऑफ हिनले होता है वो नीचे आता है, ठीक है, फिर नीचे से ऊपर फिर जाता है, फिर ऐसे करके ऐसे ही टर्न करता है, और फिर ऐसा कलेक्टिंग डक्ट आती है। स्लाइड नहीं है, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ जस्ट, स्लाइड नहीं है। तो अब इस वाले नेफ्रॉन को देखें, तो इसका क्या है? जो मल्फिजन बॉडी है, यानी कि ग्लोमेरुलस और बुमेन्स कैप्सूल, वो कहाँ है? वो कॉर्टेक्स वाले रीजन में है। लूप ऑफ हिनले इसका कहाँ है? वो मेडुला वाले रीजन में है। तो ये वाले नेफ्रॉन कहलाते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कौन से नेफ्रॉन कहलाते हैं? जक्स्टा मेडुलरी। ओके, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ भाई। नाउ विजिबल सबको? चलें, चलें, अच्छी बात है कि विजिबल। सो यहाँ नजर आ रहा है आप लोगों को अब जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की केस का? देखो हमारे पास वुमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस कहाँ है? लूप ऑफ हिनले में। इसका सॉरी, वुमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस इसका कहाँ है? कॉर्टेक्स वाले रीजन में। और इसका बाकी वाला जो रीजन है वो लूप ऑफ हिनले, ये सारा कुछ, वो कहाँ है? वो मेडुला वाले रीजन में, ठीक है। यहाँ से ऊपर ऊपर का रीजन जो है वो कॉर्टेक्स, और यहाँ से नीचे का रीजन जो है वो मेडुला है। ये कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है। दिस वन इज कॉर्टेक्स एंड दिस वन इज मेडुला, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? नेफ्रॉन की दोनों टाइप्स क्लियर है सबको? कॉर्टिकल एंड जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन क्लियर है सब लोगों को? बाकी लोग बताएं भाई, मेजबिन को तो क्लियर है। मह जबीन को तो क्लियर है। अगर किसी को अपना गला साफ करना तो जबीन का नाम ले ले, मह मह।
कोई कंफ्यूजन? मरियम नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, अनाबिया, शिजान मैंगो, शिजान ग्रेट, गुलाम मुस्तफ़ा, लारेब आपको क्लियर नहीं है, सॉरी लाइबा आपको क्लियर नहीं है। ओके भाई, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखें, हमारे पास किडनी के दो डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है कॉर्टेक्स। ये देखें, ये ऊपर वाला जो रीजन है ये कॉर्टेक्स है, और नीचे वाला रीजन क्या है, मेडुला है। ऊपर वाला रीजन लाइटर है, नीचे वाला डार्कर है। वो नेफ्रॉन जो सिर्फ और सिर्फ कॉर्टेक्स वाले रीजन में पाए जाते हैं, जैसे देखो ये वाला नेफ्रॉन है, सिर्फ कॉर्टेक्स वाले रीजन में पाया जाता है, तो ऐसे नेफ्रॉन्स को हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। और ऐसे नेफ्रॉन्स जिनका जिनका बूमेंस कैप्सूल ग्लोमेरुलस तो इधर होता है कॉर्टेक्स में, लेकिन उनका लूप ऑफ फिनले अंदर डीप मेडुला में आता है, दोबारा वापस आता है कॉर्टेक्स वाले रीजन पे, फिर वो कलेक्टिंग डक्ट में शामिल होता है और फिर वो नीचे जाती है, ठीक है। तो ऐसे नेफ्रॉन जो सिर्फ और सिर्फ कॉर्टेक्स वाले रीजन में आते हैं उन्हें हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं। और ऐसे नेफ्रॉन्स जिनका बूमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस ऊपर कॉर्टेक्स वाले रीजन में होता है, लेकिन इनका नेफ्रॉन लूप ऑफ फिनले देखो नीचे इस वाले रीजन में मेडुला में एक्सटेंड कर रहा है, दोबारा वापस आ रहा है और दोबारा से फिर ऊपर आ रहा है, तो ऐसे नेफ्रॉन्स को हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। कौन से नेफ्रॉन कहते हैं? जक्स्टा मेडुलरी। तो यहाँ इस वाली स्लाइड में देखो, ये आप लोगों को किडनी का एक वो पायरामिड बताया गया है। ऊपर वाला रीजन, ये वाला रीजन कॉर्टिकल है और नीचे वाला मेडुला है। इसका देखो लूप ऑफ, इसका अगर देखें बूमेंस कैप्सूल और ये ग्लोमेरुलस कहाँ है, कॉर्टेक्स वाले रीजन में है। देखो इसका लूप ऑफ फिनले नीचे मेडुला में आ रहा है, दोबारा से वापस आ रहा है ऊपर, और ऊपर फिर दोबारा आके फिर दोबारा से नीचे कलेक्टिंग डक्ट जा रही है। तो ऐसा नेफ्रॉन जो कि मेडुला में भी हो और कॉर्टेक्स वाले रीजन दोनों में हो, तो ऐसा नेफ्रॉन को हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। और इसके अगेंस्ट ऐसा नेफ्रॉन जो सिर्फ और सिर्फ इस वाले रीजन के अंदर पाया जाए, अज्यूम करो ये इसका सी कप शेप का वो है, और ये इसका ग्लोमेरुलस है, और ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ही सिर्फ इतना ही छोटा सा है, तो ये वाला नेफ्रॉन क्या कहलाएगा? ये वाला नेफ्रॉन हमारे पास, ये वाला नेफ्रॉन क्या कहलाएगा? कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहलाएगा। क्लियर है सब लोगों को नाउ? डिफरेंस क्लियर है? यस मरियम, यस मरियम, मरियम नवाज, सॉरी नॉट मरियम नवाज, गिरगिट की तरह रंग। मरियम आपने माइक का एक्सेस मांगा है। अब हमारे पास अब हमारे पास देखें तो मेजॉरिटी क्या होता है, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं वो 70 to 80% होते हैं हमारी किडनी का, और जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं वो 20 से 30% होते हैं। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं वो साइज में ना छोटे होते हैं, उनका साइज छोटा होता है, उनका लूप ऑफ फिनले भी छोटा होता है। यस मरियम। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। यस। सर ये जो नेफ्रॉन है ना, उसका लूप ऑफ हेले मेड्यूला में उसका जस्ट थोड़ा सा पार्ट हो तो वो भी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहलाएगा? अच्छा, जैसे तुमने मेरे ख्याल से यहाँ स्लाइड से देखा होगा, ये वाले इसकी बात कर रही हो? ये स्लाइड में जो तुमने देखा, देखो ओवरऑल देखो उसका, देखो मेजॉरिटी उसका जो है वो हिस्सा कहाँ पे है? सर कॉर्टेक्स में। फिर कॉर्टिकल कहलाएगा, मेडुला नहीं कहलाएगा, ठीक है। ओके। ओके, सो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं वो उनका साइज छोटा होता है, ठीक है, साइज में ये छोटे होते हैं, और इनका लूप ऑफ फिनले भी छोटा होता है, एलओएच भी छोटा होता है, ठीक है। और जो हमारे पास ये दूसरे वाले नेफ्रॉन होते हैं जक्स्टा मेडुलरी, इनका लूप ऑफ फिनले बहुत बड़ा होता है, बड़ा लूप ऑफ फिनले होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? अच्छा, वैसे ये अभी सवाल बनता है कि ये जो बड़ा वाला लूप ऑफ फिनले है ना, इसका फायदा क्या होगा? तो ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का क्या फायदा है हमारी बॉडी में? कोई बता सकता है? मरियम, एनीवन? यस।
देखिए हमारी बॉडी में जब डिहाइड्रेशन होती है ना, जब हमें हमें ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, क्वेश्चन मेरा ये है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और इनका काम में क्या फ़र्क होगा? ओके ज़हीरा। जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन का काम क्या है? इतने बड़ा लूप ऑफ फिनले लेके क्या करेंगे ये? चाँद तक तो नहीं पहुँच जाएँगे। क्या करेंगे इतना बड़ा लूप ऑफ फिनले लेके? क्या फ़ायदा इतने बड़े लूप ऑफ फिनले का? डोंट नो, ओके मैं बताता हूँ। देखो लूप ऑफ फिनले का काम क्या है? एलओएच का क्या काम है? वाटर की रीअब्जॉर्प्शन। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। एलओएच का काम होता है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाना। तो हमारी बॉडी में जब डिहाइड्रेशन वाली चीज़ें होती है ना, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ होती है ना, तो उस वक्त फिर कॉर्टिकल नेफ्रॉन काम करते हैं। और कॉर्टिकल नेफ्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जब उनके ऊपर आता है, काम करता है, तो फिर क्या होता है हमारे पास? एडीएच जब उनके ऊपर काम करता है, तो हमारे पास इनका तो लूप ऑफ फिनले बहुत बड़ा है। तो जब ज़्यादा बड़ा लूप ऑफ फिनले है ना, तो ज़्यादा अमाउंट में पानी एब्जॉर्ब कर होता है हमारे पास। ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। जबकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में तो छोटा सा लूप ऑफ फिनले होगा, वहां पे इतना ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं होता। तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन के लिए ये नेफ्रॉन बहुत ज्यादा होता है। जी शिजान, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है बेटा। मैंने कहा जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन्स का क्या फायदा है इतना बड़ा लूप ऑफ फिनले। तो हमारे पास जब, या किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास जब वाटर की स्कैरसिटी होगी ना, वाटर की कमी होगी, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच हार्मोन, एडीएच हार्मोन क्या करेगा? नेफ्रॉन को इस काबिल बनाएगा कि वो ज्यादा से ज्यादा वाटर और साथ साथ में सॉल्ट्स वगैरह की रीअब्जॉर्प्शन करवाए, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो पानी की डिफिशियंसी होगी, जो डिहाइड्रेटेड स्टेट होगी, वो कंट्रोल हो जाएगी। तो इसलिए जेक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म जहाँ पे वाटर की सप्लाई बहुत अच्छी होती है, जैसे कि फ्रेश वाटर के एनिमल्स हो गए, फिशेस, या ओशियन की फिशेस हो गई, या समुंदर की फिशेस, उनके अंदर मेजॉरिटी नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो कॉर्टिकल्स ही होते हैं, क्योंकि उन्हें तो पानी की कोई कमी होती ही नहीं है, ठीक है। और लेवर का फंक्शन देखेंगे हम, डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में देखो 70 और 30 का रेशो है, ठीक है। 70% जो है वो कॉर्टिकल और 30% जक्स्टा मेडुलरी, तो एक रेशो है। इसी तरह से जो ऑर्गेनिज्म डेजर्ट में रहते हैं ना, उनकी बॉडी में जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन ज्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि डेजर्ट में तो पानी और कम होता है। तो कम पानी है, तो उनको पानी को सही से क्या करता है, कंजर्व करना है अपनी बॉडी के अंदर। तो इसलिए कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं जो वाटर को यूरिन में जाने ही नहीं देते, दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। सॉरी, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं जो वाटर को दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये काम करता है। अच्छा, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। कैसे यूरिन प्रोड्यूस करते हैं? डाइल्यूट, क्योंकि वहां वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है। और जो जक्स्टा मेडुलरी है, तो वहां से क्या है, देखो बहुत ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा? वाटर की कमी होगी, तो वाटर की कमी होगी तो यूरिन कैसा होगा? कंसंट्रेटेड यूरिन होगा, ठीक है, कंसंट्रेटेड यूरिन। और कंसंट्रेटेड यूरिन आप लोगों ने देखा होगा येलोइश कलर का होता है। डाइल्यूट यूरिन जो होता है वो नॉर्मल वाटर की तरह मतलब दिखाई देता है। सर्दियों में जो यूरिन आता है वो डाइल्यूट होता है, गर्मियों में जो यूरिन आता है वो कंसंट्रेटेड होता है। बेटा एडीएच का मैंने बताया था कि एडीएच कैसे काम करवाता है, ठीक है। एडीएच हमने किडनी के फंक्शंस में देखा था, सईदा जहर। एडीएच मैंने किडनी के फंक्शंस में बताया था, रिकॉर्डेड सेशन में नहीं देखा आपने? अनाबिया अजीज, एडीएच हार्मोन है जो ना किडनी के नेफ्रॉन और कलेक्टिंग डक्ट्स को आके वाटर परमिएबल बना देता है। जब वाटर परमिएबल हो जाते हैं ना, तो फिर जो है वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है वहां से। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को?
शिजान, मैंने कल आपको बोला था ना, आप अनाबिया से कांटेक्ट करो। भाई अनाबिया से कांटेक्ट कर लो या जहर सलीम से कर लो, इनसे कांटेक्ट कर लो तो मिल जाएंगे आपको। यस, सही सईदा जहर, क्या क्या चीज? ओके चलें, ठीक है। जहीरा को भी कर दो भाई। ओके भाई, ये नोट करें, यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर, यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट वो कर दें, ठीक है। सब लोगों को नजर आ रहा है? जी जी, यहाँ पे कर लें, आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, जिस जिसको भी मसला है ये यहाँ पे कर लें कांटेक्ट। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? किसी को कोई डाउट है, बाकी कोई प्रॉब्लम? ओके चलें, अच्छी बात है, चलें, दैट्स क्लियर। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्लास वाइंड अप करते हैं आज की। कल की क्लास में हम फंक्शन ऑफ लिवर से स्टार्ट करेंगे। एडीएच समझ नहीं आया? एडीएच, शेजान, हमने कुछ नहीं, हमने जस्ट हीमोडायलिसिस स्टार्ट किया था। ठीक है, हीमोडायलिसिस पढ़ा हमने। ठीक है, आज मुझे भी कहीं जल्दी है, मुझे भी कहीं जाना है, तो यस मरियम, क्या अपडेट है, जल्दी से बताओ। यस मरियम, सर बताऊं? बताओ। सर ये जो बायो की बुक है ना, उसमें से बॉटनी का पार्ट जो है ना, वो डीएनए एंड क्रोमोसोम से पहले एलिमिनेट कर दिया, उन्होंने निकाल दिया। वाओ, और तुम्हें इतनी खुश क्यों हो रही है, ये बताओ? जी सर। खुश क्यों हो रही है इतना? सर बॉटनी, सर बॉटनी चली गई ना, बस जूलॉजी पढ़ रही थी। बेटा, उस वाले क्रोमोसोम एंड डीएनए वाले चैप्टर में ना मेजॉरिटी चीज जोलॉजी की थी, पता है तुम्हें? बस उसको रखा सिर्फ बॉटनी में, उसमें से मेजॉरिटी चीज जोलॉजी की थी। और इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर उसको हटा दिए ना, तो मैं तो फिर नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। डीएनए मेरा फेवरेट टॉपिक है भाई, अगर उसको निकाल दिया फिर नहीं मैं नहीं नहीं सर, फिर सर मैं वहां से, सर वहां से जो है ना बॉटनी स्टार्ट होती है, उससे पहले जितने भी चैप्टर्स है ना, उनमें से निकाल दिए बॉटनी का पार्ट। अच्छा, बुक आ गई है तुम्हारे पास? मेरे पास कहाँ से आएगी सर? तो फिर तुम्हें कैसे पता? सर आज सर ने बताया था हमें। चलो, अच्छी बात है भाई। मतलब उनके पास कहाँ से अपडेट आई, मेरे पास तो, मैं तो इतनी कोशिश कर रहा हूँ, दिमाग खराब हो गया है दिखते दिखते। सर वो पूछ कर बता दूंगी मैं आपको। चले, अच्छी बात है। ओके सर, अल्लाह हाफिज। चले, ओके, अल्लाह हाफिज। सर सर, हाँ, जाओ जाओ जाओ, बिल्कुल जाओ। सर सुने तो सही। हाँ हाँ, बोलो। सर आपने लेक्चर रिकॉर्ड किया? नहीं, मैंने नहीं किया। सर नहीं किया? किया है। ओके ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके ओके, चले, होप सो सब लोगों को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। और माइक ऑफ कर दो मरियम अपना। ओके, सो
चलें अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मुझे भी आज कहीं जाना है, दावत में जाना है। आई गो एंड बहुत बिरयानी विरयानी खाएंगे, बिरयानी तो नहीं मतलब ऑलरेडी आई एम लाइक गला खराब है, लेकिन चले खैर जा रहे हैं हम दावत में कहीं। तो देखो मैं दावत में जा रहा हूँ, आप सब लोग गरीब हैं, आप लोग दावत में नहीं जा सकते। चलें खैर, जस्ट किडिंग, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।